नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों की मांग पर आज हम कोटा संभाग को पढ़ रहे हैं, हार्दिक संभाग को पढ़ रहे हैं। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साहब आपके दो शहर हैं, एक का तो नाम है झालावाड़, एक का तो नाम है झालावाड़, और दोस्तों एक का नाम है झालरापाटन। दोस्तों एक का तो नाम है झालावाड़ और एक का नाम है झालरापाटन। और दोस्तों झालावाड़ और झालरापाटन इन दोनों को कहा जाता है जुड़वा शहर। दोस्तों झालावाड़ और झालरापाटन इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर। ठीक, समझ आना दोस्तों। जो झालावाड़ झालरापाटन है ना दोस्तों, जो झालरापाटन है इसे कहा जाता है घंटियों का शहर। जो झालरापाटन है इसे कहा जाता है घंटियों का शहर। समझ जाओगे ना, झालरापाटन साहब क्या कहलाता है? घंटियों का शहर। फिर बात आती है कि जो झालरापाटन है, इस झालरापाटन का निर्माण किसने किया था? पूछा जाएगा कि झालरापाटन का निर्माण किसने किया था, तो आप क्या बताओगे कि झालरापाटन का निर्माण किया था झाला जालिम सिंह ने। जो झालरापाटन है, इस झालरापाटन का निर्माण किसने किया था? झाला जालिम सिंह ने किया था। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि जो झालरापाटन है ये किस नदी के निकट है? पूछा जाए कि जो झालरापाटन है ये झालरापाटन किस नदी के निकट है? चंद्रभागा नदी के निकट। दोस्तों पूछा जाएगा कि जो झालरापाटन है ये किस नदी के निकट है, तो आप क्या बताओगे कि झालरापाटन चंद्रभागा नदी के निकट है। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि जो झालरापाटन है इस झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है? पूछा जाए कि झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है मेरे विद्यार्थियों, तो आप क्या बताओगे कि झालरापाटन का प्राचीन नाम है चंद्रावती नगरी। झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है? चंद्रावती नगरी। झालावाड़ में दो शहर हैं, एक तो झालावाड़ और एक झालरापाटन। झालावाड़ और झालरापाटन को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर। झालरापाटन क्या कहलाता है? घंटियों का शहर। झालरापाटन का निर्माण झाला जालिम सिंह ने किया था। किस नदी के निकट किया था? चंद्रभागा नदी के निकट किया था। और झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है? चंद्रावती नगरी। झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है? चंद्रावती नगरी। समझ जाओगे क्या? एकदम क्लियर। तो जुड़वा शहर कौन से हुए? झालरापाटन और झालावाड़। ठीक। और दोस्तों झालरापाटन साहब क्या कहलाता है? घंटियों का शहर। निर्माण कौन करेगा? झाला जालिम सिंह। ठीक। अच्छा, अगली बात करते हैं दोस्तों कि साहब आपके ये किस नदी के निकट है? चंद्रभागा नदी के निकट। और इसका प्राचीन नाम क्या था? चंद्रावती नगरी। एकदम क्लियर। अब दोस्तों हम झालावाड़ की तीन बातों पे चर्चा करेंगे। एक तो करेंगे भौगोलिक विशेषताओं पर, एक सांस्कृतिक विशेषताओं पर, एक करेंगे ऐतिहासिक विशेषताओं पर। ठीक। अब दोस्तों सबसे पहले साहब आपके मैं चर्चा करता हूं झालावाड़ की भौगोलिक विशेषताओं की। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं झालावाड़ की भौगोलिक विशेषताओं की। ठीक दोस्तों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे झालावाड़ की भौगोलिक विशेषताओं की। ठीक। अब अगर दोस्तों हम भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि साहब आपके जो झालावाड़ है ना, ये साहब आपके राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है। क्लियर दोस्तों? राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला दोस्तों जो झालावाड़ है ये है राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला। ठीक। तो दोस्तों झालावाड़ की पहली भौगोलिक विशेषता क्या हुई कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। समझ जाओगे पहली बात। दोस्तों दूसरी बात समझना, दोस्तों दूसरी बात आप समझना। पूछा जाए कि झालावाड़ में वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है? पूछा जाए कि झालावाड़ में वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है? 40। झालावाड़ में वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है? 40। ठीक दोस्तों, अगली बात, राजस्थान में जो न्यूनतम आंधियां चलती हैं, दोस्तों राजस्थान में जो न्यूनतम आंधियां चलती हैं साहब वो भी कहाँ चलती है? झालावाड़ में। राजस्थान में जो न्यूनतम आंधियां चलती हैं वो भी कहाँ चलती हैं? झालावाड़ में। और पूछा जाए कितने दिन चलती हैं? 3 दिन। कितने दिन चलती हैं? 3 दिन। ठीक।
दोस्तों ध्यान रखना, न्यूनतम आंधियां चलती हैं झालावाड़ में। और पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है। देखो न्यूनतम तो कहाँ चलती है, झालावाड़ में। और पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती हैं, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती हैं, तो फिर आप क्या बताओगे, गंगानगर में। साहब क्या बताओगे, गंगानगर में। ठीक। और पूछा जाए कि कितने दिन है यहाँ, 13 दिन। कितने दिन है, 13 दिन। समझ जाना। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़। झालावाड़ में वर्षा के दिन कितने हैं, 40 दिन। राजस्थान में न्यूनतम आंधियों वाला जिला झालावाड़। राजस्थान में न्यूनतम आंधियों वाला जिला झालावाड़। तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर। कितने दिन, 13 दिन। झालावाड़ में 3 दिन। ठीक। अच्छा, सर्वाधिक नदियों का प्रवेश द्वार। दोस्तों अगली भौगोलिक विशेषता क्या होगी कि सर्वाधिक नदियों का प्रवेश द्वार कहाँ, सर्वाधिक नदियों का प्रवेश कहाँ होता है, झालावाड़ में। मैं बताया था ना अभी, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का प्रवेश कहाँ होता है, झालावाड़ में होता है। ठीक। दोस्तों झालावाड़ को कहा जाता है मानसून का प्रवेश द्वार। दोस्तों झालावाड़ को कहा जाता है मानसून का प्रवेश द्वार। जो झालावाड़ है इसे कहा जाता है मानसून का प्रवेश द्वार। अच्छा दोस्तों देखना, राजस्थान के 2 जिले हैं जो मानसून का प्रवेश द्वार कहलाते हैं। एक तो कौन सा, झालावाड़, और एक बांसवाड़ा। अर्थात झालावाड़ और बांसवाड़ा को कहा जाता है मानसून का प्रवेश द्वार। ठीक दोस्तों, तो आप समझना अच्छी तरह। दोस्तों राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा होगा, झालावाड़। अच्छा, झालावाड़ में वर्षा के दिन कितने हैं, 40। न्यूनतम आंधियों वाला जिला कौन सा होगा, झालावाड़। और झालावाड़ में न्यूनतम कितने दिन आंधियां चलती हैं, 3 दिन। तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा होगा, गंगानगर। कितने दिन, 13 दिन। सर्वाधिक नदियों का प्रवेश कहाँ होता है, झालावाड़ में। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, झालावाड़ और बांसवाड़ा को। समझ जाओगे। तो दोस्तों ये तो है झालावाड़ जिले की भौगोलिक विशेषताएं। एकदम क्लियर। ये तो है झालावाड़ जिले की भौगोलिक विशेषताएं। ठीक। फिर बात आती है कि अगली भौगोलिक विशेषता क्या होगी झालावाड़ की। तो आप क्या बताओगे कि जो झालावाड़ है ना दोस्तों, आपके इस झालावाड़ में एक अभयारण्य है और उसका नाम है दर्रा अभयारण्य। दोस्तों झालावाड़ में एक अभयारण्य है और इसका नाम है दर्रा अभयारण्य। ठीक। दोस्तों जो दर्रा अभयारण्य है ना, ये 2 जिलों में आता है। एक तो कोटा में आता है और दोस्तों साहब आपके एक आता है ये झालावाड़ में। तो दोस्तों अगली भौगोलिक विशेषता हुई दर्रा अभयारण्य की। दर्रा अभयारण्य 2 जिलों में आता है, कोटा और झालावाड़ में। ठीक। दोस्तों झालावाड़ की जो अगली भौगोलिक विशेषता होगी वो होगी मुकुंदरा। दोस्तों जो झालावाड़ है इसकी जो अगली विशेषता होगी वो होगी मुकुंदरा राष्ट्रीय अभयारण्य। मुकुंदरा राष्ट्रीय अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य। एकदम क्लियर। ये सब आपके झालावाड़ की अगली भौगोलिक विशेषता हो गई, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य। फिर बात आती है कि जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य है इसका प्राचीन नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसका प्राचीन नाम क्या था, राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में हम मुकुंदरा राष्ट्रीय अभयारण्य के नाम से जानते हैं। ठीक। फिर बात आती है कि इसे राष्ट्रीय अभयारण्य कब बनाया गया, 9 जनवरी 2012 को। पूछा जाएगा कि इसे राष्ट्रीय अभयारण्य कब बनाया गया, 9 जनवरी 2012 को। और दोस्तों ये राष्ट्रीय अभयारण्य 2 जिलों में आता है, एक तो कोटा में और एक झालावाड़ में। अर्थात ये कोटा और झालावाड़ में संयुक्त रूप से सम्मिलित हैं। तो दोस्तों झालावाड़ की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़, वर्षा के दिन 40, न्यूनतम आंधियों वाला जिला झालावाड़ मात्र 3 दिन। तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर 13 दिन। सर्वाधिक नदियों का प्रवेश झालावाड़ में, जबकि प्रवाहित होती है चित्तौड़ में। मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ बांसवाड़ा। दर्रा अभयारण्य कोटा झालावाड़ में। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कोटा झालावाड़ में। कब, 9 जनवरी 2012 को बनाया गया था। ठीक। और दोस्तों मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य का प्राचीन नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसे साहब आपके चेंज करके साहब आपके क्या कर दिया गया है कि साहब आपके मुकुंदरा हिल्स कर दिया गया है। ठीक।
फिर दोस्तों बात आती है, अगर हम अगली विशेषताओं की बात करें कि साहब आपके झालावाड़ में प्रमुख जल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, पूछा जाएगा कि झालावाड़ में प्रमुख जल परियोजना कौन कौन सी है। पूछ लिया जाए कि झालावाड़ में प्रमुख जल परियोजना कौन कौन सी है, तो आप क्या बताओगे कि झालावाड़ में एक तो है भीम सागर परियोजना। एक तो कौन सी परियोजना है, भीम सागर परियोजना। एक तो झालावाड़ में है भीम सागर परियोजना। दोस्तों एक है झालावाड़ में छापी परियोजना। एक तो है भीम सागर परियोजना, एक है छापी परियोजना, एकदम क्लियर। और दोस्तों एक है चंद्रभागा परियोजना। कौन कौन सी परियोजना, भीम सागर परियोजना, छापी परियोजना और चंद्रभागा परियोजना। ये झालावाड़ जिले की प्रमुख पेयजल और सिंचाई परियोजना है। अच्छी तरह समझ में आ गया क्या? जल परियोजना, भीम सागर परियोजना, छापी परियोजना और चंद्रभागा परियोजना, ये झालावाड़ जिले की प्रमुख पेयजल और सिंचाई परियोजना है। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना अच्छी तरह दोस्तों, ठीक। अब ये तो सब आपके झालावाड़ की भौगोलिक विशेषताएं, ठीक। फिर बात आती है कि झालावाड़ जिले की सांस्कृतिक विशेषताएं कौन कौन सी होगी। बात आती है कि जो झालावाड़ है, इस झालावाड़ की सांस्कृतिक विशेषताएं कौन कौन सी होगी। जो झालावाड़ है, इस झालावाड़ की सांस्कृतिक विशेषता कौन कौन सी होगी, ठीक। अब दोस्तों अगर हम सांस्कृतिक विशेषता की बात करते हैं तो दोस्तों सांस्कृतिक विशेषता में हम सबसे पहले लेंगे झालावाड़ के मंदिर। सांस्कृतिक विशेषता में हम सबसे पहले लेंगे झालावाड़ के मंदिर, ठीक। अगर हम सांस्कृतिक विशेषताओं पर चर्चा कर भी रहे हैं तो सबसे पहले किस पे चर्चा करेंगे, झालावाड़ के मंदिर। और दोस्तों जो झालावाड़ के मंदिर हैं, इनमें दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य मंदिर की। दोस्तों हम सबसे पहले साहब किसकी चर्चा करेंगे, सूर्य मंदिर की। फिर बात आती है कि जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है, झालरापाटन में। जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है, झालरापाटन में। और पूछा जाएगा कि साहब आपके जो सूर्य मंदिर है जो झालरापाटन में बना हुआ है, तो झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है। पूछा जाए कि झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि झालरापाटन का प्राचीन नाम है चंद्रावती नगरी। झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या बताओगे, चंद्रावती नगरी, ठीक। दूसरी बात कि यह मंदिर किस नदी के निकट बना हुआ है, चंद्रभागा नदी के निकट। ये जो मंदिर है ये किस नदी के निकट बना हुआ है, चंद्रभागा नदी के निकट ये मंदिर बना हुआ है। आप अच्छी तरह याद रखना, ठीक। अच्छा दोस्तों पूछा जाएगा कि जो सूर्य मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है, तो देखना दोस्तों जो सूर्य मंदिर है ये खजुराहो शैली में बना हुआ है। पूछ लिया जाए कि जो सूर्य मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है, खजुराहो शैली में निर्मित है, ठीक। और हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, बता रखा है ना मैंने, भंड देवरा को। राजस्थान का केराडू को, एकदम क्लियर। मेवाड़ का जगत को, बताया मैंने। हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा, मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर, राजस्थान खजुराहो किराड़ू बाड़मेर। 12 जिले में और चर्चा करेंगे, ठीक। दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्तों जो सूर्य मंदिर है ना, इस सूर्य मंदिर को कहा जाता है 7 सहेलियों का मंदिर। दोस्तों जो सूर्य मंदिर है इसे कहा जाता है 7 सहेलियों का मंदिर। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जो सूर्य मंदिर है इसे क्या कहा जाता है, 7 सहेलियों का मंदिर। दोस्तों जो सूर्य मंदिर है इसे कहा जाता है पद्मनाभ मंदिर। दोस्तों जो सूर्य मंदिर है इसे कहा जाता है पद्मनाभ मंदिर, एकदम क्लियर। इसका एक नाम क्या होगा, पद्मनाभ मंदिर, ठीक। और दोस्तों भी ध्यान रखना कि इस सूर्य मंदिर में सूर्य और भगवान विष्णु की संयुक्त प्रतिमा है। दोस्तों इस मंदिर में सूर्य और विष्णु की सम्मिलित प्रतिमा है। सूर्य और भगवान विष्णु की सम्मिलित प्रतिमा है। समझ जाओगे क्या?
झालावाड़ के मंदिर में प्रमुख मंदिर सूर्य मंदिर कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन का प्राचीन नाम चंद्रावती नगरी, चंद्रभागा नदी के निकट स्थित है। यह मंदिर किस शैली में है? खजुराहो शैली में है। अच्छा, इसे क्या कहा जाता है? 7 सहेलियों का मंदिर। अच्छा, इसका एक नाम क्या है? पद्मनाभ मंदिर। और यहाँ सूर्य और विष्णु की सम्मिलित प्रतिमाएं, संयुक्त प्रतिमाएं। ठीक। और दोस्तों, इस सूर्य मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस मंदिर में भगवान सूर्य को, दोस्तों इस मंदिर में भगवान सूर्य को घुटनों तक, इस मंदिर में भगवान सूर्य घुटनों तक जूते पहने हुए हैं। एकदम क्लियर दोस्तों। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंदिर में भगवान सूर्य, मैं लिख भी देता हूँ दोस्तों, इस मंदिर में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस मंदिर में भगवान सूर्य घुटनों तक जूते पहने हुए हैं। समझ जाओगे ना। ये क्वेश्चन बनता भी है कि साहब आपके निम्न में से वो कौन सा मंदिर है जहां सूर्य भगवान जूते पहने हुए हैं? झालावाड़ का सूर्य मंदिर। समझ जाओगे, इस मंदिर में भगवान सूर्य घुटनों तक जूते पहने हुए दर्शाए गए हैं। समझ जाओगे क्या सूर्य मंदिर कहाँ है? झालावाड़ में। ठीक है, झालरापाटन में। प्राचीन नाम चंद्रावती नगरी, चंद्रभागा नदी के निकट। शैली का नाम खजुराहो। 7 सहेलियों का मंदिर इसे कहा जाता है। इस मंदिर का एक नाम है पद्मनाभ मंदिर। सूर्य विष्णु की सम्मिलित प्रतिमा है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ भगवान सूर्य को सब आपके घुटनों तक जूते पहने हुए दर्शाया गया है। एकदम क्लियर क्या? ठीक। अच्छा दोस्तों, साहब आपकी फिर बात आती है कि झालावाड़ का दूसरा मंदिर कौन सा होगा? झालावाड़ का दूसरा मंदिर कौन सा होगा? तो आप क्या बताओगे कि झालावाड़ का दूसरा मंदिर होगा और उसका नाम होगा शीतलेश्वर मंदिर। क्या नाम होगा? शीतलेश्वर मंदिर। एकदम क्लियर। ये दोस्तों एक शिव मंदिर है दोस्तों, शीतलेश्वर मंदिर। फिर बात आती है कि जो शीतलेश्वर मंदिर है ये क्या है? मुख्य रूप से शिव मंदिर है। क्या है साहब आपके? ये शिव मंदिर है। कहाँ बना हुआ है? झालरापाटन में। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? झालरापाटन में। झालरापाटन का प्राचीन नाम चंद्रावती नगरी। अच्छा, नदी का नाम वही चंद्रभागा नदी के निकट है। साहब आपके ये मंदिर भी कहाँ है? चंद्रभागा नदी के निकट। एकदम क्लियर। कहाँ है दोस्तों? चंद्रभागा नदी के निकट है। अच्छा दोस्तों, साहब आपके पूछा जाए कि यह मंदिर साहब आपके किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में। पूछा जाए कि यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में। ठीक। और दोस्तों इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता, दोस्तों इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि साहब आपकी यह मंदिर तिथि अंकित, दोस्तों इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि तिथि अंकित राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर, तिथि अंकित राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है दोस्तों? शीतलेश्वर मंदिर। समझ जाओगे दोस्तों, तिथि अंकित राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर मंदिर। सूर्य मंदिर क्लियर। शीतलेश्वर मंदिर किस शैली में है? शिव मंदिर है। झालरापाटन में है, चंद्रभागा नदी के निकट है, महामारू शैली में है। और तिथि अंकित राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है दोस्तों? शीतलेश्वर मंदिर। क्लियर क्या दोस्तों यहाँ तक? ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, दोस्तों ध्यान रखना कि जो शीतलेश्वर मंदिर है दोस्तों, जो शीतलेश्वर मंदिर है ना, इस मंदिर में साहब आपके दोस्तों जो शीतलेश्वर मंदिर है दोस्तों साहब आपके इस मंदिर में अर्धनारीश्वर शिव की पूजा की जाती है। दोस्तों इस शीतलेश्वर मंदिर में अर्धनारीश्वर शिव की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, एकदम क्लियर। शीतलेश्वर मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में, शीतलेश्वर मंदिर में शिव और पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है अर्धनारीश्वर के रूप में। ठीक। और पूछा जाए कि भारत में अर्धनारीश्वर, पूछा जाए कि भारत में अर्धनारीश्वर पूजा का आरंभ कब हुआ था? भारत में अर्धनारीश्वर पूजा का आरंभ कब हुआ था? अर्थात भारत में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजना कब आरंभ किया गया था? तो आप क्या बताओगे? गुप्त काल में। भारत में अर्धनारीश्वर की पूजा पहली बार कब हुई थी दोस्तों? गुप्त काल में हुई थी। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? फिर समझना,
झालावाड़ में दूसरा मंदिर कौन सा हुआ? शीतलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। और यहाँ शिव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा होती है। और भारत में अर्धनारीश्वर शिव की पूजा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। गुप्त काल को कहा जाता है प्राचीन भारत की कला साहित्य संस्कृति का स्वर्ण काल। यह मंदिर झालरापाटन में है, चंद्रभागा नदी के निकट है, महामारुशैली में है और तिथि अंकित राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है अर्धनारीश्वर मंदिर। एकदम क्लियर। और दोस्तों अगली बात की जाए तो साहब आपके समझ दोस्तों, अगर अगली बात की जाए तो भारत में अर्धनारीश्वर की पूजा का आरंभ कब हुआ था? गुप्त काल में। ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके यहाँ और कौन सा मंदिर है? तो दोस्तों यहाँ एक मंदिर है और वो है आदिनाथ जैन मंदिर। दोस्तों यहाँ एक मंदिर और है और उसका नाम है आदिनाथ जैन मंदिर। और पूछा जाएगा कि जो आदिनाथ जैन मंदिर है ये कहाँ स्थित है? चांदखेड़ी में। दोस्तों जो आदिनाथ जैन मंदिर है ये कहाँ स्थित है? चांदखेड़ी झालावाड़ में। कहाँ स्थित दोस्तों? आपके चांदखेड़ी झालावाड़ में है। तो दोस्तों झालावाड़ के 3 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। झालावाड़ के 3 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। सूर्य मंदिर झालरापाटन में है। झालरापाटन का प्राचीन नाम चंद्रावती नगरी, चंद्रभागा नदी के निकट है, खजुराहो शैली में निर्मित है। इस मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को पद्मनाभ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में सूर्य विष्णु की सम्मिलित रूप से पूजा होती है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान सूर्य को घुटनों तक जूते पहने हुए दर्शाया गया है। शीतलेश्वर मंदिर शिव मंदिर है। शिव के अर्धनारीश्वर की पूजा होती है। भारत में अर्धनारीश्वर की पूजा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। गुप्त काल कहलाता है प्राचीन भारत में कला साहित्य संस्कृति का स्वर्ण काल। मंदिर झालरापाटन में स्थित है, चंद्रभागा नदी के निकट है, महामारुशैली में है और तिथि अंकित भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। दोस्तों कौन सा है दोस्तों? तिथि अंकित भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों शीतलेश्वर मंदिर। और दोस्तों आदिनाथ जैन मंदिर साहब आपके कहाँ है दोस्तों? चांदखेड़ी में है। एकदम क्लियर यहाँ तक तो दोस्तों। ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपके अगर ये तो साहब आपके मंदिर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि साहब आपके झालावाड़ में प्रमुख दरगाह किसकी है? दोस्तों बात आती है कि साहब आपके झालावाड़ में प्रमुख दरगाह किसकी हैं? तो अगर दोस्तों दरगाह की बात आती है तो साहब ध्यान रखना कि साहब झालावाड़ में जो प्रमुख दरगाह है ना वो है मीठे शाह की दरगाह। दोस्तों साहब पूछा जाएगा कि झालावाड़ में साहब आपके प्रमुख दरगाह किसकी हैं? तो आप क्या बताओगे? मीठे शाह की दरगाह है। और पूछ लिया जाए कि मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? पूछ लिया जाए कि मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में है। पूछ लिया जाए कि मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में है। ठीक। और दोस्तों पूछा जाएगा कि इसके अलावा साहब आपके यहाँ और क्या है? तो दोस्तों यहाँ एक मकबरा भी है और उस मकबरे का नाम है रानी का मकबरा। यहाँ एक मकबरा है, मकबरे का नाम क्या है? रानी का मकबरा। एकदम क्लियर। मंदिर हो गए, दरगाह हो गई। फिर दोस्तों बात आती है कि झालावाड़ जिले में प्रमुख छतरी भी है या नहीं है? दोस्तों झालावाड़ जिले में छतरी के नाम पर साहब आपके किसकी छतरी होगी? तो दोस्तों ध्यान रखना कि साहब आपके झालावाड़ जिले में अगर हम छतरी की बात करें तो साहब आपके यहाँ संत पीपा की छतरी स्थित है। दोस्तों साहब आपके झालावाड़ में संत पीपा की छतरी स्थित है। गागरोन दुर्ग में साहब आपकी किसकी छतरी है? दोस्तों संत पीपा की छतरी है। ठीक। दोस्तों थोड़ा सा हम संत पीपा के विषय में भी जान लेते हैं। संत पीपा कौन है और संत पीपा साहब आपके इतिहास में या संस्कृति में किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो संत पीपा है ना, इन संत पीपा का नाम था प्रतापराव खींची। दोस्तों जो संत पीपा है इन संत पीपा का मूल नाम था प्रतापराव खींची। जो संत पीपा हैं इन संत पीपा का मूल नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे? कि इनका मूल नाम था प्रतापराव खींची। ठीक। अच्छा फिर बात आती है कि संत पीपा का जन्म कब हुआ था? तो आप क्या बताओगे? कि संत पीपा का जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में। जो संत पीपा हैं इनका जन्म कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। पूछ लिया जाए कि संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप क्या बताओगे? कि
संत पीपा का जन्म हुआ था गागरोन दुर्ग में। पूछा जाएगा कि संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि संत पीपा का जन्म हुआ था गागरोन दुर्ग में। क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर अगली बात करते हैं। फिर बात आती है दोस्तों कि जो संत पीपा हैं, दोस्तों प्रश्न उठता है कि जो संत पीपा हैं, इन संत पीपा के पिता का नाम क्या था। पूछ लिया जाए कि जो संत पीपा हैं, इनके पिता का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि संत पीपा के पिता का नाम था कड़ाराव खींची। एकदम क्लियर। इनके पिता का नाम क्या था, कड़ाराव खींची। ठीक। फिर पूछा जाएगा कि संत पीपा की माँ का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि संत पीपा की माँ का नाम था लक्ष्मीवती। संत पीपा की माँ का नाम क्या था, लक्ष्मीवती। और संत पीपा के जो गुरु थे ना, वो थे रामानंदाचार्य। दोस्तों जो संत पीपा हैं, इनके गुरु का नाम था रामानंदाचार्य। ठीक। और दोस्तों ये ध्यान रखना, जो रामानंदाचार्य हैं, इन्हें कहा जाता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक। ये दोस्तों जो रामानंदाचार्य हैं, इन्हें कहा जाता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक या भक्ति काल का जनक। उत्तर भारत में जो भक्ति काल के जनक हैं दोस्तों, वो कौन हैं, रामानंदाचार्य। समझ आओगे दोस्तों, जो रामानंदाचार्य हैं, इन्हें कहा जाता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक। ठीक। मैंने रामानंदाचार्य के बारे में पहले भी बता रखा है और थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। ठीक। जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। ठीक। दोस्तों जो रामानंदाचार्य हैं, हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले। दोस्तों रामानंदाचार्य हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले भक्ति काल के पहले संत थे। समझना दोस्तों, रामानंदाचार्य हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले भक्ति काल के प्रथम संत कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना। एकदम क्लियर भैया, याद रख लेना, ये बहुत काम की बातें हैं। ठीक। और दोस्तों रामानंदाचार्य महिलाओं को शिष्य बनाने वाले। क्लियर। महिलाओं को अनुयायी बनाने वाले। रामानंदाचार्य महिलाओं को अनुयायी बनाने वाले भक्ति काल के पहले संत थे। समझ जाओगे ना दोस्तों, रामानंदाचार्य महिलाओं को अनुयायी बनाने वाले भक्ति काल के पहले संत थे। और दोस्तों रामानंदाचार्य की 2 महिला अनुयायी थी। दोस्तों इनकी 2 महिला अनुयायी थी। और पूछा जाए कि इनकी 2 महिला अनुयायी कौन कौन थी। जो रामानंदाचार्य हैं, इनकी 2 महिला अनुयायी थी। और दोस्तों एक का नाम था पद्मावती और एक का नाम था सुरसरी। क्लियर। एक का नाम पद्मावती और एक का नाम सुरसरी। तो संत पीपा के गुरु कौन हुए, रामानंदाचार्य। ठीक। अच्छा दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो संत पीपा हैं, संत पीपा की छत्री किस दुर्ग में है, तो आप क्या बताओगे कि संत पीपा की छत्री है गागरोन दुर्ग में। ठीक। पूछ लिया जाए कि संत पीपा की छत्री किस दुर्ग में है, गागरोन दुर्ग में। अच्छा पूछा जाए कि संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि संत पीपा की गुफा है टोडा राइसिंग टोक में। पूछा जाए कि संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि इनकी गुफा है टोडा राइसिंग टोक में। और पूछ लिया जाए कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है, तो समदड़ी बाड़मेर में। पूछा जाए कि साहब आपके इनका मंदिर कहाँ है, तो क्या बताओगे आप कि इनका मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। समझ जाओगे। अच्छा पूछा जाएगा कि संत पीपा किस समुदाय के लोक देवता हैं, तो आप क्या बताओगे कि जो संत पीपा हैं, ये दर्जी समुदाय के लोक देवता हैं। एकदम क्लियर। जो संत पीपा हैं, ये दर्जी समुदाय के क्या हैं दोस्तों, लोक देवता। समझ जाओगे अच्छी तरह। संत पीपा का साहब आपके दोस्तों एक बार फिर समझना अच्छी तरह। संत पीपा के साहब आपके दोस्तों संत पीपा का मूल नाम क्या था, प्रताप राव खींची। समझ जाओगे। जो संत पीपा है, इनका मूल नाम क्या था, प्रताप राव खींची। ठीक। अच्छा दोस्तों
इनका जन्म कब हुआ? 1425 ईस्वी में। कहाँ हुआ? गागरोन दुर्ग में हुआ भाई। ठीक। अच्छा दोस्तों, अगली बात आती है कि संत पीपा के पिता का नाम कड़ाराव खींची, माँ का नाम लक्ष्मीवती, गुरु का नाम रामानंदाचार्य। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? कौन कहलाता है? रामानंदाचार्य। हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले भक्ति काल के पहले संत कौन है? रामानंदाचार्य। महिलाओं को अनुयायी बनाने वाले भक्ति काल के पहले संत कौन है? रामानंदाचार्य। इनकी दो महिला अनुयायी थी, एक का नाम था पद्मावती और एक का नाम था सुरसरी। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, इनकी छतरी कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। संत पीपा की गुफा टोडाराई सिंह टोक में। मंदिर समदड़ी बाड़मेर में। समुदाय ये दर्जू समुदाय के लोक देवता हैं। ठीक। और पूछा जाए कि जो संत पीपा का मेला है, पूछा जाए कि साहब आपके संत पीपा का जो मेला है, इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? पूछा जाए कि संत पीपा के मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि संत पीपा के मेले का आयोजन किया जाता है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। पूछा जाए कि संत पीपा के मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि संत पीपा के मेले का आयोजन किया जाता है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। एकदम क्लियर। इनके मेले का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। एकदम क्लियर, समझ गए अच्छी तरह। चलो आगे, कंफर्म। अगली बात। ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि जो गागरोन जिला है, दोस्तों जो झालावाड़ है, इस झालावाड़ में साहब आपके और क्या प्रसिद्ध है? ठीक। तो दोस्तों अगर हम झालावाड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर्यटन की दृष्टि से दोस्तों क्या प्रसिद्ध है? गागरोन दुर्ग। दोस्तों जो झालावाड़ है, ये झालावाड़ साहब आपके दोस्तों पर्यटन की दृष्टि से जाना जाता है। और यहाँ कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो गागरोन दुर्ग है, ये गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर है? पूछा जाएगा कि गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर है, तो आप क्या बताओगे कि जो गागरोन दुर्ग है ना, ये एक तो काली सिंध नदी, दोस्तों जो गागरोन दुर्ग है, एक तो काली सिंध नदी और एक आहू नदी के संगम पर स्थित है। अर्थात गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि स्थानीय भाषा में, दोस्तों स्थानीय भाषा में समझ दोस्तों, काली सिंध और आहू का दोस्तों जो संगम होता है ना, उस संगम को स्थानीय भाषा में कहा जाता है सामेल जी। अर्थात वह स्थान जहां काली सिंध और आहू का संगम होता है, उस स्थान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सामेल जी। तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, जल दुर्ग में आता है और किस नदी के निकट है? काली सिंध और आहू। और जहां ये दोनों नदियां मिलती हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? सामेल जी कहा जाता है। अच्छा, बात आ जाए कि जो गागरोन दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है, तो आप क्या बताओगे कि जो गागरोन दुर्ग है ये जल दुर्ग अथवा औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो गागरोन दुर्ग है ये जल दुर्ग अथवा औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने कराया था, पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि जो गागरोन दुर्ग है इसका निर्माण कराया था बीजल देव ने। किसने कराया था? बीजल देव ने। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि इस दुर्ग का पुनः निर्माण किसने कराया था, पूछा जाए कि इस दुर्ग का पुनः निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि इस दुर्ग का पुनर्निर्माण कराया था देव सिंह ने अथवा धारू ने। या तो देव सिंह नाम होगा अथवा धारू होगा। और इस देव सिंह के द्वारा ही दोस्तों, इस देव सिंह के द्वारा ही इस दुर्ग को क्या नाम दिया गया था? गागरोन दुर्ग का नाम दिया गया था। इस देव सिंह के द्वारा ही इसे गागरोन दुर्ग का नाम दिया गया था। समझ जाओगे ना भैया? एकदम क्लियर। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो गागरोन दुर्ग है, दोस्तों जो गागरोन दुर्ग है इसे साहब आपके किन किन नामों से जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे कि जो गागरोन दुर्ग है इसे कहा जाता है धूलरगढ़। क्या कहा जाता है? धूलरगढ़। जो गागरोन दुर्ग है दोस्तों इसे कहा जाता है डोडगढ़। क्या कहा जाता है? डोडगढ़। क्लियर। जो गागरोन दुर्ग है दोस्तों इसे कहा जाता है गरगराटपुर।
क्या कहा जाता है? गड़गड़ाटपुर। एकदम क्लियर। और दोस्तों पूछा जाए कि गागरोन दुर्ग की विशेषता क्या है, पूछ लिया जाए कि गागरोन दुर्ग की विशेषता क्या है, तो दोस्तों पहली विशेषता, राजस्थान का वह दुर्ग जहां 100 वर्ष पुराना पंचांग रखा हुआ है। क्लियर? राजस्थान का वह दुर्ग जहां 100 वर्ष पुराना पंचांग रखा हुआ है, कौन सा होगा? गागरोन दुर्ग। ठीक दोस्तों, दूसरी बात, बहुत बात आती है कि गागरोन दुर्ग और तब किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों गागरोन दुर्ग में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है गीद तराई। गागरोन दुर्ग में एक स्थान है गीद तराई। और दोस्तों इस गीद बात आती है कि इस गीद तराई का उपयोग क्या था, तो दोस्तों इस गीद तराई से राजनीतिक बंदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। ध्यान रखना दोस्तों, जो गीद तराई है, इस गीद तराई से राजनीतिक बंदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। एकदम क्लियर। तो साहब आपके गागरोन दुर्ग में एक स्थान है और उसका नाम है गीद तराई। और दोस्तों साहब आपके यहाँ से राजनीतिक बंदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। समझ जाओगे क्या? ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि और गागरोन दुर्ग क्यों फेमस है, तो आप क्या बताओगे कि इसी गागरोन दुर्ग में क्या लिखा गया था? वेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात। दोस्तों इसी गागरोन दुर्ग में क्या लिखा गया था? वेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात। एकदम क्लियर। इसी गागरोन दुर्ग में साहब आपके क्या लिखा गया था? वेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात की जो रचना है वो कहाँ की गई थी? गागरोन दुर्ग में। अच्छा, पूछा जाएगा कि ये ग्रंथ किसने लिखा था, पूछा जाएगा कि ये ग्रंथ किसने लिखा था, तो आप क्या बताओगे कि ये ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने। दोस्तों किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और दोस्तों जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं इन्हें कहा गया है पीथल। दोस्तों जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं इन्हें क्या कहा गया है? पीथल। और पूछा जाए कि पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल किसने कहा था? कन्हैयालाल सेठिया ने। जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं इन्हें पीथल किसने कहा था? कन्हैयालाल सेठिया ने। समझ जाओगे। गागरोन दुर्ग क्या कहाँ है? काली सिंध और आहू के संगम पर। और काली सिंध और आहू का संगम स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? सामेल जी। किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग या औदक दुर्ग की श्रेणी में। निर्माण बीजल देव ने, पुनः निर्माण देवी सिंह या धारू ने, और देव सिंह के द्वारा इसे नाम दिया गया गागरोन दुर्ग का। इसे धूलरगढ़, डोडगर और गड़गड़ाटपुर भी कहा जाता है। 100 वर्ष पुराना पंचांग कहाँ रखा हुआ है? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में वह स्थान जहां से राजनीतिक बंदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था, क्या कहलाता था दोस्तों? दोस्तों क्या कहलाता था? आपके गीद तराई। ठीक। अच्छा दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात कहाँ लिखा गया था? गागरोन दुर्ग में लिखा गया था। पृथ्वीराज राठौड़ साहब आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? पीथल। और इन्हें पीथल साहब आपके किसने कहा था? पूछा जाएगा कि इन्हें पीथल किसने कहा था, तो आप क्या बताओगे? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा इन्हें पीथल कहा गया था। समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक। फिर बात आती है कि जो गागरोन दुर्ग है, इस गागरोन दुर्ग की अन्य विशेषता क्या है, तो आप क्या बताओगे कि संत मीठे शाह की दरगाह, संत मीठे शाह की जो दरगाह है, क्लियर दोस्तों साहब आपके, वो भी कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। क्लियर। संत मीठे शाह की दरगाह भी कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। ठीक। फिर बात आती है कि गागरोन दुर्ग में कुल कितने साके हुए? पूछा जाए कि गागरोन दुर्ग में कुल कितने साके हुए? 2 साके। कितने साके हुए? 2 साके हुए। फिर बात आती है कि गागरोन दुर्ग में पहला साका कब हुआ? 1423 में। गागरोन दुर्ग में पहला साका कब हुआ? 1423 में। तो गागरोन दुर्ग में दूसरा साका कब हुआ? 1444 में। ठीक। अच्छा, जब पहला साका हुआ तो शासक कौन था? अचलदास खींची। पूछा जाए कि जब पहला साका हुआ तो तब आपके शासक कौन था? अचलदास खींची। ठीक। अच्छा, जब दूसरा साका हुआ तो शासक कौन था? पालहंसी। एकदम क्लियर। जब दूसरा साका हुआ तो शासक कौन था? पालन सिंह। गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए? 2 साके। पहला 1423 में, दूसरा 1444 में। पहला अचलदास खींची के समय, दूसरा पालहंसी के समय। ठीक।
अच्छा, बात आती है कि जो पहला साका हुआ वो किसके विरुद्ध हुआ? होशंग शाह के विरुद्ध। दोस्तों जो पहला साका हुआ वो किसके विरुद्ध हुआ? तो आप क्या बताओगे कि जो पहला साका है दोस्तों वो हुआ था अल्प खां के विरुद्ध। दोस्तों जो पहला साका है ना, पूछा जाएगा कि जो पहला साका है ये किसके विरुद्ध हुआ था? तो आप क्या बताओगे? अल्प खां के विरुद्ध। समझ जाओगे ना, जो पहला साका है ये किसके विरुद्ध हुआ था? तो आप क्या बताओगे? अल्प खां के विरुद्ध हुआ था। ठीक, और पूछा जाएगा कि पहले साके में केसरिया तो किसने किया था? अचलदास खींची ने। और पूछा जाए कि पहले साके में जौहर किसने किया था? अचलदास खींची की पत्नी थी, नाम था लाला मेवाड़ी। क्लियर? पूछा जाएगा कि पहले साके में जौहर किसने किया था? अचलदास खींची की पत्नी लाला मेवाड़ी ने। ठीक, समझ जाओगे। गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए? 2 साके हुए हैं। सब आपके कितने साके हुए हैं? 2 साके हुए हैं। पहला साका कब हुआ? 1423 में। उस समय गागरोन का शासक कौन था? अचलदास खींची। यह साका किसके विरुद्ध हुआ? अल्प खां के विरुद्ध हुआ। जौहर किसने किया? लाला मेवाड़ी ने। दूसरा साका कब हुआ? 1444 में। किसके समय हुआ? पालन सिंह के समय। और पूछा जाए किसके विरुद्ध हुआ? पूछा जाए कि किसके विरुद्ध हुआ तो आप क्या बताओगे? महमूद खिलजी। पूछा जाए कि किसके विरुद्ध हुआ तो आप क्या बताओगे? महमूद खिलजी के विरुद्ध हुआ। क्लियर? और पूछा जाए कि ये महमूद खिलजी कहाँ का शासक है? मालवा का। पूछा जाएगा कि ये जो महमूद खिलजी हैं ये कहाँ का शासक है? मालवा का। और मालवा का प्राचीन नाम था मांडू। मालवा का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? मांडू। एकदम क्लियर? समझ जाओगे क्या? ठीक। अच्छा दोस्तों, जानते हो ना साका मतलब क्या होता है? अर्थात केसरिया प्लस जौहर, केसरिया प्लस जौहर बराबर क्या होता है? साका। अच्छा, केसरिया तो कौन करते हैं? पुरुष। कौन करते हैं? पुरुष। और जौहर कौन करती है? महिलाएं। जौहर कौन करती है दोस्तों? महिलाएं। समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक, फिर बात आती है कि जो गागरोन क्षेत्र है वो और किस काम के लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताओगे कि जो गागरोन क्षेत्र है ये गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो गागरोन क्षेत्र है ये और किसके लिए प्रसिद्ध है? गागरोनी तोते के लिए। एकदम क्लियर? दोस्तों जो गागरोनी तोता है ना, दोस्तों जो गागरोनी तोता है इस गागरोनी तोते का जो वैज्ञानिक नाम है, दोस्तों ये जो गागरोनी तोता है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। क्लियर? जो गागरोनी तोता है इस गागरोनी तोते का वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। एकदम क्लियर? और इस गागरोनी तोते को दोस्तों, ये जो गागरोनी तोता है इस गागरोनी तोते को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। दोस्तों ये जो गागरोनी तोता है इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है टुईया। जो गागरोनी तोता है इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? टुईया। ठीक, और दोस्तों इस गागरोनी तोते को शास्त्रों में, पूछा जाए कि इस गागरोनी तोते को शास्त्रों में क्या कहा जाता है? पूछा जाए कि इस गागरोनी तोते को शास्त्रों में क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे कि इस गागरोनी तोते को शास्त्रों में कहा जाता है हिंदुओं का आकाश लोचन। ये जो गागरोनी तोता है इसे शास्त्रों में क्या कहा जाता है? हिंदुओं का आकाश लोचन। समझ जाओगे क्या? ठीक। गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है। यहाँ 2 साके हुए हैं, 1423 और 1444 में। अचलदास खींची के समय पहला, पालन सिंह के समय दूसरा। पहले में लाला मेवाड़ी ने जौहर किया था। ठीक, दूसरे में किसने जौहर किया कोई नाम नहीं मिलता है। पहला अल्प खां के विरुद्ध, दूसरा महमूद खिलजी के विरुद्ध। ठीक, गागरोन क्षेत्र में गागरोनी तोता पाया जाता है। गागरोनी तोते का वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। ये मानव की आवाज में, मनुष्य की आवाज में बोलने में महारत हासिल रखता है। इसे स्थानीय भाषा में टुईया कहा जाता है। शास्त्रों में इसे हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एकदम क्लियर यहाँ तक?
ठीक। फिर बात आती है कि गागरोन साहब आपके झालावाड़ में और कौन सा दुर्ग है, तो साहब आपके झालावाड़ में एक दुर्ग और है और उस दुर्ग का नाम है मनोहर थाना का दुर्ग। दोस्तों झालावाड़ में एक दुर्ग और है और उस दुर्ग का नाम है मनोहर थाना का दुर्ग। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ एक दुर्ग और है और दुर्ग का नाम क्या है, मनोहर थाना का दुर्ग। क्लियर। और पूछा जाए कि जो मनोहर थाना का दुर्ग है ये किस नदी के निकट है, तो आप क्या बताओगे, परवन नदी के निकट। पूछा जाए कि जो मनोहर थाना का दुर्ग है ये किस नदी के निकट है, परवन नदी के निकट। समझ जाओगे। अच्छा दोस्तों और ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि जो झालावाड़ है, जो दोस्तों पूछा जाएगा कि जो झालावाड़ है इस झालावाड़ का लोक नृत्य कौन सा है। पूछा जाएगा कि झालावाड़ का लोक नृत्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि झालावाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिंदोरी। जो झालावाड़ है इस झालावाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, बिंदोरी। दूसरी बात दोस्तों पूछा जाएगा कि जो झालावाड़ है इस झालावाड़ के प्रचलित सिक्के कौन से हैं। पूछा जाए कि झालावाड़ के प्रचलित सिक्के कौन से हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, झालावाड़ क्षेत्र में एक तो सलीम शाही सिक्के, दोस्तों झालावाड़ क्षेत्र में एक तो सलीम शाही सिक्के और एक मदन शाही सिक्के। दोस्तों झालावाड़ क्षेत्र में दो तरह के सिक्के प्रचलित थे प्राचीन काल में, एक तो सलीम शाही सिक्के और एक मदन शाही सिक्के। याद है ना दोस्तों, सलीम शाही सिक्के साहब आपके कहाँ के थे, झालावाड़ के। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों इसके अलावा साहब आपके मदन शाही सिक्के साहब आपके कहाँ के थे, झालावाड़ के थे। एकदम क्लियर। चलूँ आगे अच्छी तरह। ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपके झालावाड़ में कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है, तो दोस्तों साहब झालावाड़ में दो पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों झालावाड़ में दो पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक। और पूछा जाए कि वो दो पशु मेले कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखना, झालावाड़ में दो पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक दोस्तों झालावाड़ में दो पशु मेलों का आयोजन किया जाता है और दोस्तों एक पशु मेले का नाम है गोमती सागर पशु मेला। दोस्तों एक का नाम है गोमती सागर पशु मेला। ठीक। और दोस्तों एक पशु मेले का नाम है चंद्रभागा पशु मेला। ठीक। झालावाड़ में दो पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। क्लियर। और दोस्तों पूछा जाए कौन कौन से, एक तो गोमती सागर पशु मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला। फिर बात आती है कि जो गोमती सागर पशु मेला है ये कब लगता है, तो आप क्या बताओगे कि इसका आयोजन किया जाता है वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को। दोस्तों इसका आयोजन कब होता है, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल, ज्येष्ठ कृष्ण, दोस्तों वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक। क्लियर। पूछा जाएगा कि गोमती सागर पशु मेले का आयोजन कब से कब तक होता है, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक साहब आपके दोस्तों गोमती सागर पशु मेले का आयोजन होता है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब आपके चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कब तक होता है, तो दोस्तों जानना, पूछा जाए कि जो चंद्रभागा पशु मेला है इसका आयोजन साहब आपके कब होता है, तो आप क्या बताओगे, कार्तिक शुक्ल। पूछा जाए कि इसका आयोजन कब होता है, तो आप क्या बताओगे, कार्तिक शुक्ल एकादशी। क्लियर। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर माघ शुक्ल। क्लियर दोस्तों। पूछा जाएगा कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी तक, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक। और पूछा जाएगा ये दोनों पशु मेले किस नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप क्या बताओगे कि ये दोनों पशु मेले मालवी नस्ल के पशुओं के लिए हैं, अर्थात इन दोनों में मालवी नस्ल के पशुओं को आयात और निर्यात किया जाता है, क्रय और विक्रय किया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। यहाँ तो कोई डाउट है क्या भैया, है क्या कोई डाउट, नहीं है ना दोस्तों। ठीक। तो दोस्तों साहब आपके ये था साहब आपके दोस्तों झालावाड़ जिला और झालावाड़ जिले की विशेषताएं।
एक बार दोस्तों हम शुरू से देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, एक बार हम शुरू से हम आपके झालावाड़ को देख लेते हैं। ठीक, अच्छा झालावाड़ दोस्तों पूछा जाए, झालावाड़ एकमात्र रियासत था आपके साथ। झालावाड़ का प्राचीन नाम उमेदपुरा और ब्रजनगर। उमेदपुरा नाम रखा था झालिम सिंह ने, ब्रजनगर रखा राज सिंह ने। ठीक, झालावाड़ का संस्थापक राजा झाला जालिम सिंह और स्थापना 1791 में। वास्तविक संस्थापक झाला मदन सिंह 1838 में। अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? झाला मदन सिंह। एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा, झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत है जो अंग्रेजों के सहयोग से बनाई गई थी। तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत दोस्तों कौन सी होगी? झालावाड़। और दोस्तों जो झाला जालिम सिंह है क्या कहलाते हैं? हाड़ौती का दुर्गादास। ठीक, राजस्थान का दुर्गादास राठौड़ जोधपुर का था। और दोस्तों जो जोधपुर का दुर्गादास राठौड़ था उसे कहा जाता है राठौड़ों का यूजलेस कहने वाला था जेम्स टोड। और दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है? क्षिप्रा नदी के निकट। क्लियर, चलूं आगे। अच्छा, सबसे नवीन रियासत झालावाड़। तो दोस्तों सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान में कब मिलाया गया? 25 मार्च 1948 को। दूसरे चरण में 9 रियासतें। 9 रियासतों के नाम बांसवाड़ा बूंदी किशनगढ़ झालावाड़ डूंगरपुर कोटा प्रतापगढ़ शाहपुरा टोंक बाबू की झाड़ू को प्रशाटों। जिला कब बनाया गया? 18 अप्रैल 1948 को। वर्तमान में कोटा संभाग में है। और जनसंख्या की, अच्छा कोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग। और कोटा संभाग के 4 जिले कोटा बूंदी बारा झालावाड़। ठीक, राजस्थान में कुल 4 संभाग ऐसे हैं जो कि साहब आपके जहां 4 जिले हैं, कोटा अजमेर बीकानेर भरतपुर। क्लियर। अच्छा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कोटा संभाग में, अजमेर भीलवाड़ा नागौर टोंक अजमेर संभाग में, बीकानेर गंगानगर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर संभाग में, भरतपुर सवाई माधोपुर करौली धौलपुर भरतपुर संभाग में। 6 जिले 2 संभाग में उदयपुर और जोधपुर में। और 5 जिले हैं जयपुर संभाग में। दोस्तों याद रखना। भौगोलिक स्थिति मैंने बता रखी है, मालवा का पठार मालवा क्षेत्र में है, विंध्याचल क्षेत्र में राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। मालवा क्षेत्र का मतलब होता है झालावाड़ और प्रतापगढ़ का संयुक्त रूप। क्लियर। प्रतापगढ़ 33वां जिला है। 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था परमेश चंद समिति के सुझाव पर। अक्षांश देशांतर विस्तार दोस्तों आपको याद रखने होंगे। झालाओं की भूमि राजस्थान का नागपुर ब्रजनगर और उमेदपुरा छावनी। पड़ोसी राज्य एमपी। और झालावाड़ की 512 किलोमीटर की सीमा एमपी को स्पर्श करती है। ठीक, एमपी के साथ, अच्छा एमपी को, अच्छा राजस्थान का वह जिला जो एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है झालावाड़, न्यूनतम भीलवाड़ा। एमपी के सर्वाधिक निकट जिला धौलपुर, दूरी पर भीलवाड़ा। एमपी को स्पर्श करने वाला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भीलवाड़ा, छोटा धौलपुर। क्लियर। भाषा मालवीय हाड़ौती। और हाड़ौती भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था केलॉग ने। पड़ोसी जिले कोटा बारा बनाया गया था 10 अप्रैल 1991 को। राजस्थान का 28वां जिला बुरहान नगरी। नदियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कहां प्रवेश करती है? झालावाड़ में प्रवाहित होती है, चित्तौड़ में। जलाशयों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, जुड़वा शहर है दोस्तों। झालावाड़ और झालरापाटन को जुड़वा शहर कहा जाता है। इन्हें घंटियों का शहर भी कहा जाता है झालरापाटन को। निर्माण किया था झाला जालिम सिंह ने। चंद्रभागा नदी के निकट, प्राचीन नाम था चंद्रावती नगरी। ठीक, भौगोलिक विशेषताएं सबसे आर्द्र जिला झालावाड़। वर्षा के दिन 40, न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में तो अधिकतम गंगानगर में। सर्वाधिक नदियों का प्रवेश झालावाड़ में। राजस्थान का प्रवेश द्वार, अच्छा मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ और बांसवाड़ा। दरा अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में है। मुकुंदरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य झालावाड़ में है। कब बनाया गया था? 9 जनवरी 2012 को कोटा झालावाड़ में। जल परियोजना भीमसागर छापी चंद्रभागा मेरे विद्वान साथियों। सांस्कृतिक विशेषताएं मैंने आपको अच्छी तरह बता रखी है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद की बात कर रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको दरगाह के नाम बता रखे हैं, संत पीपा की छतरी और संत पीपा का पूरे परिचय मैंने आपको दे दिया है अच्छी तरह। इनको दोस्तों बहुत अच्छी तरह याद रखना, ये आपके बहुत काम की चीज है। ठीक, गागरोन दुर्ग को दोस्तों हमने बहुत सामान्य रूप से पढ़ा है। जब मैं दुर्ग पर वीडियो बनाऊंगा तो वहां आपको पूरा दुर्ग अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। ठीक, अच्छा दोस्तों, मीठी शाह की दरगाह है, मैंने गागरोन के साके बता रखे हैं। और साहब आपके दोस्तों गागरोन तोते के बारे में बता रखा है। ठीक, और दोस्तों इसके अलावा यहाँ के जो लोक नृत्य हैं, सिक्के हैं, पशु मेले हैं, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। दोस्तों ये था आपका राजस्थान का झालावाड़ जिला, झालावाड़ जिले की विशेषताएं, झालावाड़ जिले की सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताएं। उम्मीद करता हूं काव्य क्लासेस का ये प्रयास आपको अन्य प्रयासों की तरह आज भी पसंद आएगा। दोस्तों आप अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके हमें और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। अगर आप हमें सुझाव भी देंगे तो आपके सुझाव हमें संजीवनी बूटी
त्रुटि के समान लगते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो में कोई कमी भी निकालते हैं तो वो कमियां दोस्तों हमारे लिए भविष्य में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करें, हमें बताएं हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ताकि हम और अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित हों। ठीक, ईश्वर आप सभी के सपनों को साकार करे और काव्य क्लासेस के प्रयासों से आप सबका भविष्य बने, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।